में आज विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। झारखंड में 81 और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव का ऐलान होगा। तारीखों के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक में आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी का दावा है कि माहौल उनके पक्ष में है। जेएमएम का सवाल है कि तारीखों का पता बीजेपी को पहले कैसे चल गया। तो फिलहाल 3 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी सत्यजीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें आज तारीखों का ऐलान होगा, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल ऋत्विक भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। सबसे पहले ऋत्विक, आपसे जानकारी लेते हुए कि फिलहाल क्योंकि कई तरीके के सवाल अलग अगर रख दे तो यहाँ कितने चरणों में मतदान होने की संभावना दिखती है? क्योंकि पिछले अगर ट्रेंड देखें तो महाराष्ट्र में 2 चरणों में चुनाव रहे हैं, 1 चरणों में, माफ कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए 288 कुल सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में और अब तक महाराष्ट्र में एक ही चरण में जो है महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव होते आए हैं। हालांकि लोकसभा का अगर चुनाव देखें और उस समय जिस तरीके से अलग अलग चरण में अलग अलग महाराष्ट्र के विभाग को बांटा गया था, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो इस बार 2024 का 2 चरण में हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कुछ दिनों पहले इस बात के आगाज किया था और ये आशंका जताई थी कि महाराष्ट्र में इस बार जो है वो चुनाव 2 चरण में हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष इस पर आक्रामक है। विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं बांटकर चुनाव लेना मतलब सत्ताधारी पक्ष जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है और कहीं ना कहीं सहमा हुआ है और इसी कारण बांट कर वो चुनाव लेना चाहते हैं, ताकि जो परसेप्शन है, जो ग्राउंड पर रियलिटी है, उसको उनको फेस नहीं करना। अब देखना होगा कि आज 3:30 बजे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव घोषित करता है तो वो कितने चरण में करता है। हालांकि आशंका तो यही जताई जा रही है कि झारखंड और महाराष्ट्र के अगर साथ में होने तो वो एक ही चरण में होंगे, अलग अलग बांटे नहीं जाएंगे। लेकिन देखना होगा 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से चुनाव का शेड्यूल जो है वो। ठीक है, संजय भी हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर? कितने चरणों में हो सकते हैं मतदान? जहां तक दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात है तो आज ही दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा और ऐलान होने के साथ ही जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी और आचार संहिता लागू होने के लिए ही सारा कुछ ये गोपनीयता बरती जाती है ताकि सरकारें ऐसे कोई चीजें ना करें। इसके बाद बहुत सारी पाबंदियां लग जाएंगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि मतदान 1 से 2 चरणों में हो सकता है। इसकी एक वजह यह भी है, उन्होंने ये बताया कि एक वजह यह भी है कि चुनाव के लिए समय बहुत कम है। 26 नवंबर से पहले दोनों राज्यों के विधानसभाओं के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जानी है। तो ऐसे में लगता नहीं कि 3 या 4 चरण, पिछली बार कई चरणों में 5 से 6 चरणों में मतदान हुआ था झारखंड में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग ने 2 सीख लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा एक तो चुनाव को लंबा नहीं खींचना चाहिए और दूसरा किसी भी ऋतु के बीच में, यानी जिस समय वो सबसे ज्यादा प्रखर होती है उस समय चुनाव नहीं कराने चाहिए और तीसरा ये भी कि वीकेंड पर चुनाव नहीं कराना चाहिए, इसे एक लंबा वीकेंड मिल जाता है। और शुक्रवार या शनिवार या सोमवार, इसमें भी चुनाव आयोग ने कहा था कि हम इसका एक सबक लेते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी यही हुआ था कि वर्किंग डे में मतदान कराया गया था। तो ऐसे में जो समय का वक्फा कम है उसे देखते हुए भी लग रहा है कि शायद 1 से 2 चरणों में ही मतदान होंगे, मैक्सिमम 2 चरणों में, ऐसा लगता है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच बड़ी खबर, चुनाव के ऐलान के बीच शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। शरद पवार ने कहा कि चाहे 84 साल हो जाऊं या 90 साल का हो जाऊं, ये बूढ़ा अभी रुकेगा नहीं। इससे पहले भी आपको याद होगा एक रैली में उनकी तबियत खराब हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाएंगे नहीं सत्ता से तब तक वो मरने वाले नहीं है, तब तक मैं जीऊंगा। ये बात वो कहते हुए उस वक्त नजर आए थे। अब
माफ कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से वो बयान आया था, लेकिन अब शरद पवार की तरफ से बयान है जहां शरद पवार ने कहा है कि चाहे 84 साल का हो जाऊं, 90 साल का हो जाऊं, ये बूढ़ा रुकेगा नहीं. आता मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा वोट घेऊन उभे होते. माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा. तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे. 84 हो, 90 हो, हे म्हातारं काही थांबवत नाही. हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही. तुम्ही त्याची काळजी करू नका. या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल. उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर पलटवार किया है. चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले सीएम शिंदे का बयान भी सामने आया है. दाढ़ी वाले को हल्के में मत लेना. दाढ़ी ने एमवीए को गड्ढे में डालने का काम किया है. एमवीए पर एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा. असंच मला पण लाईटली घेतलं होतं. हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला. दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार. त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते. तो आज 3:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा महाराष्ट्र और झारखंड के लिए. वहीं चुनाव के ऐलान को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है. जेएमएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी को ऐलान की जानकारी पहले से ही थी. बीजेपी पर जेएमएम का एक बड़ा आरोप, जिसमें वो कह रहे हैं कि कब तारीखों का ऐलान होगा, ये जानकारी बीजेपी को पहले से ही थी. बीजेपी को कल ही जानकारी मिल गई थी. ये दावा जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है और बीजेपी को पहले जानकारी मिलना एक गंभीर मामला है. इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है. बहुत गंभीर विषय है. क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल. उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी. बड़ा अजीब लगता है. इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात. अपेक्षा है कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत्र का गला घोटा गया, झारखंड और महाराष्ट्र में न हो, ये हम अपेक्षा करते हैं. महाविनाश अघाड़ी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है. जनता विकास और विनाश में भारतीय जनता पार्टी लेड, एनडीए लेड विकास को चुनेगी. झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे, एनआरसी लागू करेंगे. हम आश्वस्त हैं कि जैसे हरियाणा ने हमें चुना है, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ही चुनेगा. आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं, तो हमें यह लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं. फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है. सत्यजीत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं. सत्यजीत, अब कई तरीके के सवाल जेएमएम की तरफ से उठाए जा रहे हैं और सीधे कहा जा रहा है कि पहले से बीजेपी को जानकारी कैसे थी कि आज ऐलान होना है? देखिए नेहा, जब अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो ये स्वाभाविक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा. जेएमएम नेतृत्व वाली सरकार, चाहे कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, ये लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी जो है उसको कठपुतली की तरह या फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसके अलावा उनके इशारे पे ही तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो चलती हैं. ये कल भी जब ईडी रेड पड़ा था, उस वक्त भी जो है यहाँ के मंत्री ने कहा था
कि ईडी जो है उनके इशारों पे चलते थे। ये स्वाभाविक है, ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशन सभी को था। जिस वक्त जम्मू कश्मीर और हरियाणा का उसी वक्त मुझे उम्मीद था कि अब महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड का चुनाव होगा, क्योंकि देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। और बड़ी बात है, उस वक्त जो है आयोग ने भी इशारा किया था कि अभी 2 राज्य का करा रहे हैं, बाकी 2 राज्यों का बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे सूरत में पानन में हर तरफ से, हर कॉर्नर से तैयारियां हो रही थी। बीजेपी की तरफ से भी दनादन घोषणा हो रहा था और ये इल्म था जेएमएम सरकार को भी। कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और महिलाओं को जो सम्मान राशि पिछले 2-3 महीने से दिया जा रहा है, डिस्पर्स किया जा रहा है उनके अमाउंट में, लगभग 45 लाख महिलाओं को, तो ये उनको भी पता था। इसलिए उस राशि को कल 1000 से बढ़ाकर 2500 किया गया है और कल 1 बजे ही कैबिनेट बुला लिया गया था, जबकि कैबिनेट अमूमन जो है शाम के वक्त होता है। हालांकि खत्म होते होते कैबिनेट को वक्त लग गया। ठीक है, आपको रोक रही हूँ। शिवसेना यूबीटी की तरफ से आनंद दुबे इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। शर्मरा गई है। गृह मंत्री का कानून व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। ये सरकार केवल और केवल जुमलेबाजी में लगी हुई है। इसके लिए जनता एक नई योजना लाई है जो कि चुनाव के दिन घोषित होगी। उसका नाम है लाडली विदाई योजना। इस महायुति, जिसको हम महायुति की जगह महाझूठी सरकार कहते हैं, इस महाझूठी सरकार की लाडली विदाई योजना जनता लाने जा रही है। क्योंकि अगर 3 बार का विधायक, पूर्व मंत्री सुरक्षित नहीं है, एनसीपी के नेता सुरक्षित नहीं है, एक आम नागरिक जो सड़क पर अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, जिसकी पत्नी गर्भवती थी, उस पत्नी को अगर वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है वो लड़का, और उसको मार दिया जा रहा है, उसके माता पिता का अपमान किया जा रहा है, और सड़कों पर चलना मुश्किल है, लोकल ट्रेन में चलना मुश्किल है, लोग क्या करें? लोग इस सरकार को लाए थे अच्छी। ऋतिक भी हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, देखिए सामने अब चुनाव हैं, तो ऐसे में जो अभी हाल फिलहाल बाबा सिद्दीकी की मर्डर हुआ, वो एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के सामने और उसे हर मंच से भुनाने की कोशिश भी है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही गृह मंत्री भी है और क्योंकि वो बीजेपी का चेहरा है महाराष्ट्र में, इस वजह से वो विपक्ष के निशाने पर है। सिर्फ बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई यही एक घटना नहीं, लेकिन ऐसे कई सारे आपराधिक मामले हैं जो मुंबई से सटे इलाकों में हो या पुणे में हो या महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में हो, जो लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा बदलापुर में जो एक माइनर का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, उस केस को भी लेकर कई सारे विपक्ष ने सवाल उठाए थे और किस तरह से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था जब से महायुति की सरकार आई है पूरी तरह से चरमरा गई है, इस तरह का आरोप विपक्ष कर रहा है। अब ऐसे में भले ही ये पॉलिटिकल तरीके के आरोप हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष जो है लगातार सत्ताधारियों को निशाने पर